बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य की राजधानी में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उस सेठ की एक ही बेटी थी जिसका नाम कमला था। कमला बहुत समझदार और बहुत सुंदर थी। सेठ की पत्नी काफी समय पहले गुजर चुकी थी। अब इतने बड़े घर में यह बाप और बेटी दोनों अकेले रहते थे। जब कमला जवान हुई तो सेठ ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करना चाही जो उससे दुगनी उम्र का था। कमला को ऐसे आदमी से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने साफ साफ कह दिया कि वह कभी भी उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। सेठ ने कमला को समझाया कि बूढ़ा बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है और उससे शादी कर लेने के बाद उसकी सारी दौलत हमारे पास आ जाएगी। मगर कमला ने अपने बाप की एक नहीं सुनी। लेकिन बाप बहुत लालची और पत्थर दिल था। उसे बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और उसने कमला को अपने घर में बंद कर दिया। और बहुत दिन बीत गए। आखिर कमला ने इस कैद से आजाद होने के लिए एक अनोखी तरकीब सोची। उसने अपने बाप से कहा, पिताजी, मैं आपकी बात को टालना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शर्त पर उससे शादी कर सकती हूँ कि आप मेरी एक इच्छा को पूरा करें। कमला की यह बात सुनकर वह सेठ बहुत खुश हुआ और बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। एक इच्छा की क्या बात है, बशर्ते कि जहां मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं तुम वहां शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी से बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। कमला ने कहा, पिताजी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे 500 सोने की अशर्फियां दें ताकि मैं एक खास लकड़ी का क्षमादान बनवा सकूं जिसमें 40 मोमबत्तियां जलाई जा सकती हों। 500 सोने की अशर्फियां, खास लकड़ी का क्षमादान? बाप ने हैरान होकर पूछा। हाँ पिताजी, मैं एक ऐसा ही क्षमादान बनवाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आज ही एक कारीगर को बुलवाइए ताकि मैं उसे बता सकूं कि क्षमादान कैसा बनाना है। उसी दिन सेठ ने एक माहिर कारीगर को बुलवाया और कहा, जैसा क्षमादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है जल्द से जल्द बनाकर दे दो। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना, बस चीज मेरी बेटी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। कारीगर ने कहा, सेठ जी, आप चिंता ना करें, काम आपकी बेटी की मर्जी के मुताबिक होगा। जब वह कारीगर क्षमादान बनाने लगा तो कमला ने कारीगर से कहा, जब क्षमादान बनाओगे तो इसमें इतनी जगह रखना जिसमें मैं आसानी से छुपकर बैठ सकूं, और उसमें एक ऐसा दरवाजा भी बनाना कि जिसे मैं जब चाहूं खोल लूं और जब चाहूं बंद कर दूं। यह कहकर कमला ने एक कीमती हीरा उस कारीगर को दिया और कहा, इस राज की बात का जिक्र उस सेठ से कभी मत करना। 500 सोने की अशर्फियां उस हीरे के अलावा उस कारीगर को दी गईं, यानी तोहफे के तौर पर। कुछ दिनों बाद उस कारीगर ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार खास लकड़ी का क्षमादान उस सेठ के घर पहुंचा दिया। कमला ने अपने बाप की आंख बचाकर उसका गुप्त दरवाजा खोला और उसमें पूरे एक हफ्ते की खाने पीने की चीजें और पानी रख दिया। अगले दिन उस सेठ ने अपनी बेटी कमला से कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तुम्हें भी मेरी इच्छा के मुताबिक उस बूढ़े आदमी से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमला ने नजरें झुका लीं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सेठ ने उसके आंसुओं की कोई चिंता नहीं की। उसने सोचा कि सभी लड़कियां माँ बाप के घर से विदा होते समय उदास हो जाती हैं और रोया करती हैं। वह उसी समय उठकर उस बूढ़े आदमी को खबर देने गया कि जल्दी से शादी का इंतजाम करो, मैं अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारी कर रहा हूँ। बाप के बाहर जाते ही कमला ने अपने जूते उतारकर मकान में बने हुए कुएं की मुंडेर पर रखे और खुद क्षमादान का दरवाजा खोलकर उसके अंदर छुपकर बैठ गई। शाम को बाप जब घर वापस आया तो उसने इधर उधर देखा। कमला का कहीं नामो निशान नहीं पाया। मकान का कोना कोना छान मारा, मगर बेकार, कहीं उसका नामो निशान नहीं मिला। आखिर ढूंढते ढूंढते उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर रखे गए जूतों पर पड़ी। वह चीखते हुए रोने लगा। उसने समझ लिया कि कमला शादी के डर से कुएं में कूदकर मर गई है। वह रोते हुए कहने लगा, हाय मेरा बुरा हो गया, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूं। उसे मैंने ही कुएं में कूद जाने के लिए मजबूर किया। अगर वह उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी तो इसमें क्या बुराई थी? मैं उसकी शादी किसी जवान से कर देता। हाय हाय, यह मेरे करतूतों का फल है। वह देर तक रोने के बाद आखिर चुप हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि इसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और सिपाहियों ने आकर कुएं में से लाश निकाल ली, तो ना सिर्फ पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है कि कोतवाल उसे जेल की सजा भी दे दे। इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो कह दूंगा कि वह अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे शहर गई है।
लेकिन सेठ की यह खुशकिस्मती कि कमला के यूं गुम हो जाने पर किसी ने भी उससे नहीं पूछा। लेकिन सेठ के दिल पर तो बहुत सदमा था। वह जैसे ही अपने काम से फारिग होकर घर में आता, प्यारी बेटी की तस्वीर कई देर तक उसकी आंखों के सामने घूमती रहती और वह मुंह छुपाकर काफी देर तक रोता रहता। खास लकड़ी का वह बड़ा क्षमादान सेठ के दुख में और इजाफा करता। वह जब भी उस क्षमादान को देखता तो उसे ख्याल आता कि कितने प्यार से मेरी बेटी ने यह क्षमादान बनवाया था, लेकिन किस्मत से उसे एक बार भी इसमें मोमबत्ती जलाना नसीब नहीं हुआ। यह सोचकर उस सेठ की हिचकी बंध जाती। आखिर उसने फैसला किया कि वह यह क्षमादान उस कारीगर को वापस कर देगा और उसे कहेगा कि यह क्षमादान बेचकर इसकी जो भी कीमत मिले वह मुझे दे दे। क्षमादान बहुत खूबसूरत और कीमती था। कारीगर खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की एक अलमारी बनाकर उसमें सजा दिया। उसी दिन राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर बाजार में कुछ खरीदने के लिए आया। उन दिनों उसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी होने वाली पत्नी के लिए अपनी पसंद की चीजें खरीदना चाहता था। खास लकड़ी के उस क्षमादान पर राजकुमार की नजर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ। ऐसा शानदार और इतना खूबसूरत क्षमादान तो महल में भी नहीं था जिसमें 40 मोमबत्तियां जलाई जा सकती हों। राजकुमार ने मुंह मांगी कीमत देकर वह क्षमादान खरीद लिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे सावधानी से महल में ले जाओ और उसके खास कमरे में सजा दो जहां हम सोया करते हैं। नौकरों ने आदेश के मुताबिक वह क्षमादान राजकुमार के शयन कक्ष में ले जाकर पलंग के करीब ही सजा दिया। उस क्षमादान के आ जाने से शयन कक्ष की शान ही दोगुनी हो गई। राजकुमार उसे देखकर ही खुश होता था। राजकुमार की आदत थी कि वह अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अपने शयन कक्ष में ही खाया करता था। जिस दिन क्षमादान उसके कमरे में लाकर रखा गया, उस दिन उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी की थालियों में लाकर रखा गया था वह खाली पड़ी है। सब्जी भी पहले से कम दिखाई देती है और एक दो रोटियां भी गायब हैं। राजकुमार यह देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ कि दूध का पूरा भरा हुआ गिलास आधा दिखाई दिया और 4 उबले हुए अंडों में से 2 ही बाकी रह गए और नाश्ते में 3 सेबों में से 1 सेब भी गायब था। फिर राजकुमार ने नाश्ता लाने वाले से पूछा, भाई ये गड़बड़ किसने की है? नौकर यह सुनकर बहुत घबराया और अदब से बोला, राजकुमार जी, आपके खाने में गड़बड़ करने की किसकी जरूरत हो सकती है? जरूर यह किसी भूत प्रेत का काम है। भूत प्रेत? राजकुमार चिल्लाया। भूत प्रेत कहां से आ गया? पहले तो ऐसी शिकायत कभी देखी ना सुनी। खैर, आगे से ख्याल रखना। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। हर रोज शाम और सुबह के खाने और नाश्ते में से एक आध रोटी या कोई फल या अंडा गायब हो जाता और कभी कभी तो दूध का गिलास पूरा ही खाली मिलता। राजकुमार नौकरों पर नाराज होता, उन्हें डांटता और उन्हें सजा देने की धमकी देता, मगर रोजाना ही ऐसी रहस्यमयी शरारतें होती रहीं। एक दिन सुबह राजकुमार की आंख खुली और नौकर नाश्ता लेकर आया तो राजकुमार ने देखा कि नाश्ते की थालियों में हर चीज सही और पूरी है। उसने नौकर को आदेश दिया कि नाश्ता यहीं पर रखकर चला जाए। इसके बाद राजकुमार उठा और स्नान घर में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और फिर अपने शयन कक्ष में आ गया। आते ही उसकी नजर नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद नौकर ठीक ही कहते हैं। जरूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीजें गायब कर देना उसी की हरकत है। राजकुमार ने देखा कि 4 अंडों में से 1 अंडा गायब है, दूध का गिलास भी आधा रह गया है और 2 सेब भी गायब हैं। कोई और होता तो डर के मारे वह पूरे कमरे को ही खाली कर देता और डर के मारे उसमें सोने का ही ख्याल नहीं लाता। लेकिन वह बड़ा बहादुर राजकुमार था। उसने सोचा कि यह कैसा भूत है जो हम इंसानों की तरह नाश्ते और खाने का शौक रखता है, उसे पकड़ना चाहिए। इसलिए उसने फैसला किया कि एक रात वह जाग कर उसे पकड़ेगा और देखेगा कि यह भूत प्रेत आता किधर से है। राजकुमार झूठ मूठ अपने पलंग पर लेटकर सो गया। आधी रात हुई तो उसे धीरे से किसी चीज की आवाज आई। उसने अपनी गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। खास लकड़ी के क्षमादान के अंदर एक दरवाजा खुल रहा था। फिर देखते ही देखते उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसने सोते हुए राजकुमार को एक नजर देखा। फिर वह दबे पांव उस मेज की तरफ बढ़ने लगी जिस पर राजकुमार के लिए रात का खाना रखा हुआ था और राजकुमार ने जानबूझकर नहीं खाया था। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया।
राजकुमार कभी कभी आंखें खोलकर लड़की को देख लेता। थोड़ी ही देर में लड़की ने अपना पेट भर लिया। फिर वह जल्दी से उठकर दबे पांव क्षमादान की तरफ आई और उसमें घुसना ही चाहती थी कि राजकुमार ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के गले से एक चीख निकली और वह बेहोश हो गई। राजकुमार ने उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी तो वह होश में आई। तो वह डरी डरी नजरों से राजकुमार को देखने लगी। कौन हो तुम? राजकुमार ने पूछा। कोई रूह हो, परी हो, या इंसानों की तरह इस दुनिया में रहने वाली कोई लड़की हो? लड़की पहले तो रोती रही, लेकिन जब राजकुमार ने जोर दिया तो वह रोते हुए बोली कि मैं एक मुसीबत में फंसी लड़की हूं। और फिर उसने राजकुमार को अपनी सारी कहानी सुना डाली। राजकुमार के दिल पर उस लड़की का बहुत असर हुआ। उसे यह लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसने दिल में सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाए। लेकिन यह बात अभी उसने दिल में ही छुपाए रखी। फिर राजकुमार ने कमला को उसी क्षमादान में छुपाए रखा। जब सारी दुनिया नींद की आगोश में चली जाती तो वह लड़की क्षमादान से बाहर निकलती और रात भर राजकुमार से बातें करती। फिर यूं ही सुबह की पहली किरण कमरे में झांकती तो वह लड़की उस क्षमादान में घुस जाती। एक रात जब राजकुमार और वह लड़की आपस में बातें कर रहे थे तो एक दासी महल के उस हिस्से में आई जहां राजकुमार का शयन कक्ष था। अचानक उसे बातें करने की आवाजें सुनाई दी तो वह एकदम से वहीं रुक गई। वह सोचने लगी कि राजकुमार तो अपने शयन कक्ष में अकेला सोता है, लेकिन उसके पास इस समय कौन है जिससे वह बातें कर रहा है। यह सोचकर वह राजकुमार के शयन कक्ष के दरवाजे के करीब आ गई और दरवाजे के एक छेद से अंदर झांकने लगी। यह देखकर उसकी हैरत की कोई सीमा नहीं रही कि राजकुमार के पलंग के करीब एक कुर्सी पर बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है और राजकुमार और वह लड़की हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यह देखकर तो उस दासी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने उसी समय दूसरी दासी को खबर की। दूसरी ने तीसरी को बताया और तीसरी ने चौथी के कान में फूंक दिया। जब तक सुबह होती यह खबर पूरे महल में फैल गई। उस राजकुमारी ने भी यह खबर पा ली जिसकी शादी राजकुमार से होने वाली थी। यह खबर सुनकर तो वह राजकुमारी जलन के मारे जल भुन गई और आग पर लौटने लगी। उसने एक दासी को पास बुलाया और उसे इनाम का लालच देकर कहने लगी कि अगर वह उस लड़की के बारे में बता दे कि वह लड़की राजकुमार के शयन कक्ष में कैसे आती है और कहां से आती है और कहां वापस जाती है और वह कौन है, तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। दासी भी बहुत चालाक और होशियार थी। उसने राजकुमारी से वादा कर लिया कि 1-2 दिन में ही उसका पता अच्छी तरह से लगाकर आपको खबर दे दूंगी। 1-2 दिन तक वह दासी राजकुमार के शयन कक्ष के करीब ही घूमती रही। फिर जब आधी रात का समय होता तो वह बिल्ली की तरह पंजों के बल चलती हुई राजकुमार के दरवाजे के करीब आ जाती और दरवाजे के एक छेद से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि पलंग के करीब रखे गए उस शानदार क्षमादान के अंदर से एक गुप्त दरवाजा खुला और वही खूबसूरत और हसीन लड़की उसके अंदर से बाहर निकली। उसने पहले बाहर निकलते ही खाना खाया और फिर वह वहीं कुर्सी पर बैठकर राजकुमार से बातें करने लगी। दासी बराबर दरवाजे से आंख लगाए खड़ी देखती रही। फिर जब जैसे ही सुबह की पहली किरण आई और मुर्गे बांग देने लगे तो वह लड़की अपनी कुर्सी से उठी और उसी क्षमादान में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। दासी दौड़ी दौड़ी गई और राजकुमारी को सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर सुनाया और अपना इनाम मांगा। राजकुमारी ने इनाम देने की बजाय एक जोरदार छांटा उसके मुंह पर मारा और नाराज होकर बोली, चली जा यहां से, मेरी नजरों के सामने से चली जा। भला यह भी कोई ऐसी खास खबर है जिस पर मैं तुझे इनाम दूंगी? दासी उदास होकर वहां से चली गई और इसके अलावा वह करती भी क्या? उधर राजकुमारी ने चालाकी से काम लेते हुए एक अजीब तरकीब सोची। एक दिन उसने सुना कि राजकुमार अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है। राजकुमारी को इस खबर का बेसब्री से इंतजार था। राजकुमार के जाते ही उसने एक सिपाही को राजमहल में महारानी के पास भेजा। राजकुमारी ने यह संदेश दिया कि आज रात कुछ सहेलियां उसकी दावत पर आने वाली हैं और राजकुमारी को अपना कमरा रोशन करने के लिए एक बड़े से क्षमादान की जरूरत है। और सुना है कि राजकुमार के कमरे में एक बहुत खूबसूरत क्षमादान है। बहुत मेहरबानी हो अगर यह क्षमादान एक रात के लिए उसे दे दिया जाए। महारानी यह खबर सुनकर सोच में पड़ गई। असल में राजकुमार शिकार पर जाने से पहले सबको सख्ती के साथ मना करके गया था कि कोई भी उसके शयन कक्ष में ना जाए और उसकी किसी भी चीज को हाथ ना लगाया जाए।
और खास लकड़ी का वह क्षमादान जहां पर रखा है वह वहीं पर रखा रहे। जब नौकर ने जवाब मांगा तो महारानी कहने लगी कि वह क्षमादान नहीं दिया जा सकता। राजकुमारी ने जब यह सुना तो राजकुमारी रोती हुई राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज देखिए, मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ दिनों बाद मेरी शादी राजकुमार से हो जाएगी, फिर मैं खुद ब खुद उसकी हर चीज की मालिक बन जाऊंगी। मुझे बस एक रात के लिए उस खास लकड़ी के क्षमादान की जरूरत है। वादा करती हूं कि सुबह होते ही वह क्षमादान राजकुमार के शयन कक्ष में वापस भिजवा दूंगी। अब राजा भी राजा था। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमार का खास लकड़ी का वह क्षमादान उठाकर राजकुमारी के पास पहुंचा दिया जाए। राजा का आदेश कौन टाल सकता था। उसी समय नौकरों ने वह क्षमादान राजकुमारी के कमरे में भिजवा दिया और उस चालाक राजकुमारी ने अपने कमरे में वह क्षमादान रखवाया और 40 की 40 वह मोमबत्तियां एकदम से जला दी। थोड़ी देर में जलती हुई मोमबत्ती की गर्मी की वजह से उस क्षमादान का अंदर का हिस्सा गर्म होने लगा। बेचारी कमला जल जाने के डर से मजबूर होकर वह क्षमादान का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और भागी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं चल सकी। वह थोड़ी ही दूर चलने के बाद फर्श पर गिर गई। राजकुमारी ने करीब जाकर देखा तो लड़की को यूं बेहोश पड़ा देखकर वह समझी कि लड़की मर गई है। उसने उसी समय अपने एक सिपाही को आदेश दिया, देखो, इस मरी हुई लड़की को एक कपड़े में बांधो और किले से बाहर पानी से भरी हुई खाई में फेंक दो। उस नौकर ने लड़की को कपड़े के साथ अच्छी तरह से बांधा और अपने कंधे पर रखकर पानी की उस खाई में फेंककर वापस आ गया। उधर पानी में गिरते ही कमला को होश आ गया। वह मरी नहीं थी, दरअसल बेहोश हुई थी। उसे जैसे ही होश आया वह अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। भगवान की कृपा, उसी समय वहां से एक बूढ़े मछुआरे का गुजर हुआ। उसने जब खाई में देखा तो उसे एक लड़की डूबती हुई दिखाई दी। उस बूढ़े आदमी ने खाई में छलांग लगाई। वह अच्छा तैराक था। वह लपकता हुआ गया और कमला को खींचता हुआ खाई के किनारे पर ले आया और फिर उसे अपने घर ले आया और उसकी हालत पूछी। लेकिन लड़की ने सिर्फ इतना कहा, बाबा, मैं एक मुसीबत में फंसी लड़की हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आज से मैं आपकी बेटी हूं। कमला उस बूढ़े मछुआरे के घर में रहने लगी। अब राजकुमार का किस्सा सुनिए। जब वह शिकार खेलकर महल में वापस आया तो उसके दिल पर क्या बीती। उसने देखा कि वह खास लकड़ी का क्षमादान अपनी जगह पर ठीक से रखा है, लेकिन उस क्षमादान का दरवाजा खुला हुआ है और लड़की गायब है। यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसने गुस्से में होकर दासियों और नौकरों से पूछा, सच सच बताओ, इसे किसने हाथ लगाया था। लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। सब यही कहते रहे, राजकुमार जी, हम में से किसी ने भी इस क्षमादान को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर राजकुमार परेशान होकर अपने शयन कक्ष के पलंग पर लेट गया और खूब रोया। उस दिन के बाद उसने खाना पीना और आराम करना सब कुछ छोड़ दिया। रोज बरोज उसकी हालत बिगड़ती गई और कुछ दिनों में वह ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कई दिनों का बीमार हो। रानी और राजा अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हुए और राज्य भर के वैद्य और हकीम को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और यूं लगने लगा कि अगर 1-2 दिन तक और राजकुमार ने कुछ नहीं खाया तो उसकी जान बचना बहुत मुश्किल है। उसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिशें की गईं, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। राजा का मंत्री बहुत समझदार और अक्लमंद था। उसने राजा से कहा, महाराज, एक तरकीब मेरे दिमाग में आई है। अगर उस पर अमल किया जाए तो संभव है कि हम राजकुमार को कुछ खाने पिलाने में कामयाब हो जाएं। जल्दी बताओ, वह क्या तरकीब है। राजा ने खुश होकर कहा, वह तरकीब यह है महाराज कि पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी जाए कि जो कोई भी हो, कोई औरत हो या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा, वह राजकुमार के खाने के लिए कोई ना कोई चीज तैयार करे। हो सकता है अपनी प्रजा की यह मोहब्बत देखकर राजकुमार यह उपवास तोड़ने पर मजबूर हो जाए। राजा को यह तरकीब बहुत पसंद आई। उसी दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी गई और गली गली मोहल्ले मोहल्ले घोषणा करने वालों ने यह ऐलान किया कि भगवान की कृपा और राजा का आदेश है कि सभी लोगों से कहा जाता है कि राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद खाना पकाएं और महल में आएं, ताकि शायद किसी के हाथ का बना हुआ खाना राजकुमार को पसंद आ जाए और वह खाने के लिए तैयार हो जाए। प्रजा को राजकुमार से बहुत मोहब्बत थी और सब उसके लिए परेशान थे। यह घोषणा सुनते ही औरत क्या और मर्द क्या, वह सब खाना बनाने में लग गए और हर किसी की यह कोशिश थी कि उसका खाना सबसे अच्छा
और स्वादिष्ट हो। किसी ने मीठा चावल पकाया तो कोई पुलाव की थाली लेकर महल में गया, कोई सब्जी और कोई मीठी चीज लेकर गया। किसी ने सिर्फ दाल पकाई। गरज यह कि हजारों खाने और एक से एक स्वादिष्ट तैयार होने लगे। ये सब अपने राजकुमार से बहुत मोहब्बत करते थे और उसी के लिए यह खाने पका रहे थे। लेकिन राजकुमार भी अपनी जिद का पक्का था। क्या मजाल कि उसने किसी के खाने की तरफ निगाह उठाकर भी देखा हो। एक दिन कमला उस बूढ़े मछुआरे से कहने लगी, बाबा, सब लोग राजकुमार के लिए कुछ ना कुछ पका कर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाइए ना। अगर आप कहें तो मैं मछली का शोरवा बना दूं। बूढ़े मछुआरे ने ठंडी आह भरकर कहा, बेटी, हमारे ऐसे नसीब कहां। क्या राजकुमार हमारे घर की बनी हुई मछली का शोरवा पसंद कर ले। बड़े बड़े अमीरों, मंत्रियों और रईसों के घर से बड़े बड़े स्वादिष्ट खाने पककर जा रहे हैं, वह उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। भला हमारे शोरवे को कौन पूछेगा। आप लेकर तो जाएं बाबा, क्या पता कि राजकुमार को हमारी मछली का शोरवा ही पसंद आ जाए। अच्छा बेटी, तो बना दो मछली का शोरवा। कमला ने बहुत मेहनत के साथ मछली का शोरवा तैयार किया, लेकिन यह कोई साधारण मछली का शोरवा नहीं था। कमला ने उसमें कुछ खास जड़ी बूटियां मिलाई थीं, जो उसे अपनी मां से याद थीं। इन जड़ी बूटियों से बने शोरवे जादुई हो जाते थे। जो भी दुखी इंसान उसकी खुशबू ले लेता, उसको पिए बिना नहीं रह पाता था। कमला ने शोरवा मिट्टी के एक प्याले में भरकर मछुआरे को दिया और कहा, अभी इसे ले जाइए और राजकुमार की सेवा में पेश कर दीजिए। बूढ़ा मछुआरा मछली का शोरवा लेकर महल की तरफ रवाना हुआ तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, लो, मछली का शोरवा एक मिट्टी के प्याले में लेकर राजकुमार के लिए लिया जा रहा है। दूसरे ने आवाज लगाई, अरे बड़े भाई, इस बेअदबी पर सूली पर लटका दिए जाओगे। शोरवा ले जाना ही है तो किसी अच्छे से बर्तन में लेकर जाते। तीसरे ने आवाज लगाकर कहा, शायद बड़े भाई को किसी इनाम की उम्मीद होगी। अरे यहीं से वापस चले जाओ बड़े भाई, क्यों अपनी इज्जत खराब कराते हो। चले हैं राजकुमार के लिए मछली का शोरवा लेकर, जैसे वह इसी शोरवे के साथ अपना उपवास तोड़ेगा। अरे बेवकूफ बूढ़े, राजकुमार ने बड़े बड़े अमीरों और मंत्रियों के घरों के खाने को तो पसंद नहीं किया, तुझे कौन पूछेगा। इसी तरह राजमहल तक लोगों ने खूब आवाजें कसी और लोगों ने खूब उसका मजाक उड़ाया। वह बेचारा भी सोचता कि वाकई ही मेरी ऐसी हैसियत कहां कि राजकुमार के लिए यह शोरवा ले जाऊं। कई बार दिल में यह ख्याल आया कि यहीं से वापस लौट जाऊं, मगर फिर लड़की का ख्याल आता कि उसने कितने प्यार से यह मछली का शोरवा तैयार किया है। अगर मैं वापस चला गया तो उसका दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर राजकुमार ने शोरवा स्वीकार नहीं किया तो मेरा क्या कसूर। इसी तरह के ख्यालों में मछुआरा उस राजमहल में घुस गया। राजा ने आम इजाजत दी थी कि जो कोई भी राजकुमार के लिए खाना लेकर आए, उसे मत रोको। राजा के सिपाहियों ने झटपट उस बूढ़े मछुआरे को राजकुमार के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजकुमार ने एक नजर उस बूढ़े मछुआरे पर डाली और फिर ना जाने क्या हुआ, एकदम उठकर बैठ गया। उसने आदेश दिया कि इस बूढ़े के हाथ से यह प्याला ले लिया जाए। नौकरों ने बूढ़े के हाथ से वह प्याला लेकर राजकुमार के सामने पेश कर दिया। कैसी अच्छी खुशबू है इस शोरबे की, राजकुमार ने यह कहा और मजे ले लेकर वह शोरवा पीना शुरू कर दिया। सब हैरान और परेशान थे कि इस बूढ़े की किस्मत कैसे जाग उठी। राजकुमार ने पूरा शोरवा पी लिया। जैसे ही उसने शोरवा पिया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उसका दिल हल्का हो गया और उसे लगा जैसे कोई जादू हो गया हो। राजकुमार ने बूढ़े मछुआरे का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले जाकर बोला, बाबा, जल्दी बताओ कि यह शोरवा किसने पकाया था। तब उस बूढ़े मछुआरे ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा राजकुमार को सुना दिया कि किस तरह उसने किले की खाई में से एक डूबती हुई लड़की को बचाया और उसे घर ले गया और उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। यह शोरवा उसी ने तैयार करके दिया है। राजकुमार ने उसी समय अपने मंत्रियों और अमीरों को आदेश दिया कि वह अपनी बेगमों को बूढ़े मछुआरे के घर में भेजें और उस लड़की को बहुत अदब और सम्मान के साथ राजमहल में ले आएं। राजकुमार के आदेश का पालन हुआ और कमला महल में पहुंचा दी गई। राजकुमार ने लड़की से सारी घटनाएं पूछी और लड़की ने रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई। राजा को भी इन सारी बातों का पता चल गया। उसने आदेश दिया कि राजकुमार की सगाई उस राजकुमारी से तोड़ दी जाए और फिर तीसरे दिन राजकुमार और कमला की शादी धूमधाम से हुई और पूरे राज्य में खुशी का जश्न मनाया गया। सेठ को भी अपनी बेटी के राजकुमार से शादी करने की खबर मिली। वह बहुत खुश हुआ और साथ ही बहुत शर्मिंदा भी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजकुमार और कमला ने उसे माफ कर दिया और उसे महल में बुलाया।
और इस तरह कमला की समझदारी, साहस और धैर्य ने उसे न सिर्फ मुसीबत से बाहर निकाला, बल्कि उसे एक राजकुमारी बना दिया। राजकुमार और कमला हमेशा खुशी खुशी रहे। अगर आप कमला की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आपकी राय अलग है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इससे अलग और खूबसूरत कहानी सुनना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो जादू का आईना और खोई हुई राजकुमारी पर क्लिक करके देख सकते हैं, या लेफ्ट साइड में है बीमार शहजादी और जादुई आम की कहानी, जो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं।